शेख चिली की अपनी बूढ़ी माँ से तकरीबन रोज़ ही शामत आई रहती थी। इसकी बूढ़ी माँ शेख चिली के मोटे दिमाग और हर वक्त ख्याली पुलाव पकाने रहने की वजह से हर वक्त इसे डांटती रहती थी। बूढ़ी माँ के लिए शेख चिली किसी काम का नहीं था। जब इसकी बूढ़ी माँ इसे किसी काम से बाहर भेजती तो वो हर वक्त काम बिगाड़ कर ही वापस आता था, जिससे इसकी बूढ़ी माँ इस पर गुस्सा हो जाती और शेख चिली की फिर से शामत आ जाती। शेख चिली अपनी माँ की डांट फटकार से बचने के लिए घर से बाहर निकल जाता और सारा दिन गलियों बाजारों में आवारागर्दी करता रहता था। वो रात गई लौट कर आता जब तक इसकी माँ इसका इंतज़ार करके सो चुकी होती थी। रात को देर से सोने की वजह से शेख चिली इस वक्त तक नहीं जागता था जब तक सूरज इसके सर पर ना आ जाता या इसकी बूढ़ी माँ इसे झाड़ू से मार मार कर ना जगा देती। आज भी शेख चिली बेफिक्र होकर सोया हुआ था। सूरज कब का इसके सर पर आ चुका था, लेकिन वो सहन में चारपाई पर चादर ओढ़े जोर शोर से खराटे लेकर गहरी नींद सो रहा था। इसकी बूढ़ी माँ झाड़ू से घर की सफाई कर रही थी। इसने कई बार शेख चिली को आवाज़ें देकर जगाने की कोशिश की थी, लेकिन शेख चिली जैसे जागने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये निकम्मा कामचोर इस तरह से नहीं जागेगा। गजब खता का सूरज सर पर आ गया है और ये जागने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मुझे इसे खुद ही जगाना पड़ेगा। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने शेख चिली की जानब गजीली नज़रों से देखते हुए और फिर वो झाड़ू लेकर शेख चिली की जानब बढ़ती चली गई। चारपाई के करीब जाते ही शेख चिली की फैली हुई टांगों पर जोर से झाड़ू मारने लगी। उठो निकम्मे कामचोर, दिन निकल आया है। आज मैं मार मार कर तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगी। उठो जल्दी उठो। बूढ़ी माँ ने शेख चिली की टांगों पर जोर जोर से झाड़ू मारते हुए खींच कर कहा। शेख चिली हड़बड़ा कर चीखता हुआ उठ बैठा। अरे अरे क्या कर रही हो माँ, मैं उठ गया हूँ। अरे अरे, शेख चिली ने खुद को झाड़ू से बचाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इसकी बूढ़ी माँ बेहद गुस्से में थी। इसने अब शेख चिली को और ज्यादा जोर से झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी निकम्मे, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। तुम ना किसी काम के हो ना काज के, बस तुम सिर्फ दुश्मन अनाज के बने हुए हो। मैं सारा दिन लोगों के घर साफ सुथराई का काम करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ और तुम दिन भर गलियों बाजारों में आवारागर्दी करते रहते हो। आज मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें इस बिस्तर पर डाल दूंगी, फिर देखूंगी कि तुम किस तरह से बाहर जाते हो और आवारागर्दी करते हो। बूढ़ी माँ ने गुस्से से शेख चिली पर ताबड़तोड़ झाड़ू बरसाते हुए कहा और बेचारे शेख चिली की चीखें निकल गईं। बस करो माँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। सारा दिन तुम्हारी खिदमत करूंगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। माँ मत मारो माँ। शेख चिली ने खुद को झाड़ू से बचाते हुए चीख कर कहा और इसकी बात सुनकर शेख चिली की माँ का हाथ रुक गया। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई अब तुम मेरी हर बात मानोगे? बूढ़ी माँ ने इसकी जानब गौर से देखते हुए कहा। हाँ माँ, झाड़ू की मार से तो बेहतर है कि मैं वही करूं जो तुम मुझसे कहो। शेख चिली ने दोनों हाथों से अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों ऐसे दबाते हुए कहा जहाँ जहाँ इसे झाड़ू से मार पड़ी थी। सोच लो शेख चिली, अगर तुमने मेरी कोई बात ना मानी तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। बूढ़ी माँ ने तेज लहजे में कहा। मैंने सोच लिया माँ, मैं सचमुच वही करूंगा जो तुम कहोगी। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। शेख चिली ने रोते हुए कहा तो बूढ़ी माँ को इस पर तरस आ गया। ठीक है, मैं एक बार फिर तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अब तुमने कोई भी उल्टा काम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बुरी तरह से शामत ले आऊंगी। बूढ़ी माँ ने शेख चिली इसका इकलौता बेटा था, इसलिए से शेख चिली की धमकाना हरकतों पर जितनी जल्दी गुस्सा आता था इतनी जल्दी इसका गुस्सा उतर भी जाता था। नहीं माँ, मैं कोई उल्टा काम नहीं करूँगा। शेख चिली ने फौरन कहा। कोई ख्याली पुलाव भी नहीं पकाऊंगा। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने इसे घूरते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ख्याली पुलाव तो क्या, मैं कोई ख्याली हांडियाँ भी चूल्हे पर चढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा। शेख चिली ने इसे इसी अंदाज में कहा। चूल्हे से याद आया, आज घर में चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। तुम कल्हाड़ी और
اپنا گدھا جنگل میں لے جاؤ اور جا کر لکڑیاں کاٹ کر لے آؤ، تب تک میں آٹا گوندھ لیتی ہوں، پھر جب تم لکڑیاں لے کر آؤ گے تو میں تمہارے اور اپنے لیے روٹیاں بنا لوں گی۔ شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے کہا ٹھیک ہے ماں، میں ابھی جاتا ہوں اور ڈھیر ساری لکڑیاں کاٹ کر لے آتا ہوں، شیخ چلی نے کہا، اور بوڑھی ماں کے ہاتھ میں جھاڑو کی طرف خوب بڑی نظروں سے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لباس بدلا اور گھر سے ایک کلاڑی لی اور صحن کے کونے میں بندھا ہوا اپنا گدھا کھولا اور اسے لے کر جنگل کی جانب چل پڑا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گیا اور اس کا گدھا وہاں گھاس کھانے لگا۔ شیخ چلی نے کافی لکڑیاں کاٹ لی تھیں، اس نے لکڑیوں کا ایک گڈھا بنایا اور پھر وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ لکڑیاں کاٹ کر وہ بری طرح سے تھک گیا تھا، اس لیے وہ کچھ آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھا کہ اسے صبح ماں کے ہاتھوں جھاڑو سے پڑنے والی مار یاد آئی۔ وہ فوراً بکھلا کر اٹھا کھڑا ہوا۔ ارے باپ رے، ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، اگر میں گھر دیر سے گیا تو وہ پھر میری شامت لے آئے گی، مجھے جلد سے جلد لکڑیاں گھر لے جانی ہوں گی، اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنے گدھے کو کھینچ کر لایا اور اس نے لکڑیوں کا گڈھا گدھے پر لاد دیا اور گدھے کی رسی پکڑ کر اسے لیے اپنے گھر کی جانب ہو لیا۔ وہ اس قدر تھکا ہوا تھا کہ اس سے آگے بڑھا ہی نہیں جا رہا تھا، تیز دھوپ کی وجہ سے اس کا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا اور اس سے اپنا گدھا بھی کھینچنا مشکل ہو رہا تھا۔ جنگل سے نکل کر وہ گاؤں میں آیا تو اسے راستے میں اس کا دوست گلو ملا، وہ بھی شیخ چلی کی طرح احمق تھا۔ گلو نے جو شیخ چلی کی بری حالت دیکھی تو وہ اس کے پاس آ گیا۔ ارے شیخ چلی، تم تو بری طرح سے تھکے ہوئے ہو، گدھا تمہارے ساتھ ہے اور تم پھر بھی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہو، تم گدھے پر سوار ہو کر گھر کیوں نہیں جا رہے؟ گلو نے ہمدردی سے کہا، میں گدھے پر سواری کیسے کر سکتا ہوں، گدھے پر تو میں نے پہلے ہی لکڑیوں کا گڈھا رکھا ہے۔ شیخ چلی نے کہا، تو کیا ہوا، یہ تمہارا بوجھ آسانی سے اٹھا سکتا ہے، تم ایسا کرو کہ تم گدھے پر سوار ہو جاؤ، میں لکڑیوں کا گڈھا تمہارے سر پر رکھ دیتا ہوں۔ اس طرح